IMF का प्रेशर आज तक हमारे ऊपर से खत्म नहीं हो सका। क्यों EFS जैसी स्कीमों के तहत जो अरबपति खरबपति है उनको मजीद अरबपति खरबपति करना चाहते हैं आप। जिस टाइम तनख्वाहें बढ़ रही थी सूबाई असम्बली की, तब IMF कहाँ थी। आज वो हमसे पूछते हैं कि इस टैक्स को वसूल करना है, पैसे कहाँ से देंगे। रिकॉर्ड मुझे याद है 1350 का था। मेरी अपनी 7 फैक्ट्रियां थी जिनमें से मैं मजाक हंसता खेलता रहता हूँ कि 4 को मैंने कॉलोनी बना दिया। मेरे भी मजाक उड़ाते हैं अब तेरी फैक्ट्रियां रही कहाँ। ये बिजली के कारखाने तुम लगा रहे हो, इसके पैसे तुम कहाँ से दोगे जब आपके घरों के बिजली के बिल बढ़े हैं। पिछले सालों के अंदर खुदकुशियां की हैं, लोगों ने अपने मोबाइल फोन से लेके हर चीज बेच डाली। उस दिन को छोड़े, क्या आज भी सवाल हो रहा है। इस बजट के अंदर ऑब्वियसली हर किसी की ख्वाहिशात का तो नहीं होता। हमारे जिनर्स से ज़्यादा हमारे जो मकासद या आज की मीटिंग की वजूहात वो है किसान और ये मुल्क। हमारा मुल्क हमारे लिए सबसे अहम है और रहना चाहिए क्योंकि हम इसी में पैदा हुए हैं और यहीं दफन हो जाना है। मगर पॉलिसी साज जितने लोग हैं, आप लोग भी जान रहे हैं और आज तक देखने में यही आया है कि कहीं से भी उठ के आते हैं और IMF का प्रेशर आज तक हमारे ऊपर से ख़त्म नहीं हो सका। हमारा सिर्फ एक सवाल ये है कि इस मुल्क का फार्मर जो हमारे लिए कपास उगाता है, जो हमारा पैदा होने से लेके हमारे कफन तक के लिए कपड़ा देता है, जिससे हमारी मुल्क की 16 अरब से ऊपर की एक्सपोर्ट्स हैं, मोर देन 50%। इस टाइम पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स हैं 31 बिलियन के ऊपर और हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं 17 बिलियन, मोर देन 50%। उस कॉटन के लिए हम क्या कर रहे हैं। दुनिया के किसी मुल्क में जिनिंग स्टेज के ऊपर कोई सेल्स टैक्स नहीं है, पाकिस्तान में क्यों है। हम क्यों दूसरे मुल्कों की मंडियां बनना चाहते हैं, हम क्यों अपने फार्मर को मारना चाहते हैं, हम क्यों उसकी कॉस्ट हाई करना चाहते हैं, हम क्यों लगातार उस पर टैक्सेस लगाकर उसको कॉटन से भगाना चाहते हैं, हम क्यों इस मुल्क की मेजर एक्सपोर्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। ये बहुत सारे क्यों हैं जो हुकूमत से हमारे हैं। अब बात यह है कि IMF जिस टाइम तनख्वाहें बढ़ रही थी सूबाई असम्बली की, तब IMF कहाँ थी। जब नेशनल असम्बली की बढ़ रही थी तब IMF कहाँ थी। जब सेनेट की बढ़ रही थी तब IMF कहाँ थी। जिस टाइम इन्होंने सबसे बड़ी बात जो आप सब विक्टिम हैं उस चीज़ के, बिजली, जिस टाइम वो मुआहदे हो रहे थे उस दिन वो IMF कहाँ थी। वो सवाल उस दिन क्यों नहीं कर रही थी कि इस मुल्क में कैपेसिटी आपकी तरसीलात के लिए ट्रांसमिशन लाइन इज़ 22,000 और बिजली आप 46,000 की लगाने लगे। क्यों, पैसे कहाँ से देंगे। आज वो हमसे पूछते हैं कि इस टैक्स को वसूल करना है, पैसे कहाँ से देंगे। तो उस दिन क्यों नहीं पूछा जो हज़ारों अरब के हिसाब से खरबों से दे रहे हैं कि ये बिजली के कारखाने तुम लगा रहे हो, इसके पैसे तुम कहाँ से दोगे। उस दिन को छोड़ें, क्या आज भी सवाल हो रहा है। जहां अपनी मर्जी है या मुल्क को तबाह करने के लिए, या वो लोग जिन्होंने यहाँ रहना है, जिनके बच्चों ने यहाँ रहना है, उनके लिए कोई सवाल नहीं। और जिन्होंने यहाँ रहना है या इस मुल्क को खोखला करना है या ये पपेट बन के उनको उड़ाना है, उनके लिए है कि ये पैसे लगने लाजमी IMF की मजबूरी है। बाकी मजबूरियाँ कहाँ जाती हैं। जब आपके घरों के बिजली के बिल बढ़े हैं, पिछले सालों के अंदर खुदकुशियाँ की हैं, लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन से लेके हर चीज़ बेच डाली है, इज्जतें तक बिक गई लोगों की। तो मुझे ये बताएं उस दिन IMF कहाँ था जब वो गलत फैसले हो रहे थे। क्यों नहीं IMF ने पूछा कि ये डॉलर आप कहाँ से देंगे। क्यों नहीं पूछा जब बंद कारखाने होंगे उसके पैसे आप कैसे देंगे और क्यों देंगे। तो ये बहुत सारे क्यों हमारी एसोसिएशन के हैं, एज ए पाकिस्तानी हैं। हम फिर आज यही क्यों के साथ ये सवाल पूछते हैं कि इस 12 अरब के टैक्स को लगाकर जो कि चोरी हो जाना है, मेरे जैसे ही किसी जिनर ने चोरी कर लेना है, उसको फार्मर की जेब से आप क्यों निकाल रहे हैं। आप इस कॉटन को क्यों अनकम्पेटिटिव कर रहे हैं, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्यों तबाह करना चाहते हैं। क्यों EFS जैसी स्कीमों के तहत जो अरबपति खरबपति है उनको मजीद अरबपति खरबपति करना चाहते हैं आप। क्यों जिसके जो एक जुलाया है, जो लू में लगा के बैठा है, क्यों उसकी फैक्ट्रियां बंद करना चाहते हैं। जो उसके बच्चे 1200 रुपए की बजाय 3000 की दिहाड़ी घर में लगाता था, उसकी बंद करके उसको वापस बाजार के अंदर 1200 रुपए पे हमने क्यों खड़ा कर दिया है। स्किल्ड लेबर को आप मजदूरी पे क्यों लेके जा रहे हैं। चाइना का मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था, एक शहर के बारे में उन्होंने बताया कि वहाँ गारमेंट्स और इन चीज़ों का काम हो रहा था और एक अच्छा कारीगर $50 से $100 तक कमा जाता है दिन का, 15,000 रुपये पर डे। यानी कि स्किल लेबर की इतनी कीमत है। और अगर $100 पे लेके जाएं तो $28,000 रुपये पर डे है।
तो क्या हमारा जो स्किल्ड है उसको तो आप सिर्फ तगारी उठाने पे लगा रहे हैं? क्यों? स्किल्ड को उठा के स्किल से लाकर आप अनस्किल्ड करने लगे। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कारनामा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ना, मगर उसके पीछे आप जैसे मुझ जैसे भी नहीं, मुझसे नीचे लोअर लेवल के लोगों के बच्चे मजदूरियां बाहर मुल्कों में कर रहे हैं, अपनी बीवी माओ बहनों से दूरी की कीमत अदा कर रहे हैं। ये 36 अरब जो अब 37 अरब पे आ गया फिगर, इस बार पहले लगता था 36 को टच करेगा, मगर लास्ट मंथ फिर रिकॉर्ड रेमिटेंस आई है। ये पिछले साल 1 मिलियन, उससे पिछले साल 1 मिलियन, उससे पिछले साल तारीख की सबसे बड़ी माइग्रेशन 1.4 मिलियन, 14 लाख लोग बाहर गए। ये उन बेचारों के मजदूरों के पैसे हैं जिससे आपका खड़ा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इस मुल्क ने क्या पैदा किया है? वो तो वहीं खड़े हैं 31 अरब डॉलर पे, हम अरब 1.5 अरब। और अगर EFS स्कीम को देखें तो EFS के तहत इस मुल्क के अंदर 4 अरब डॉलर की इंपोर्ट हुई है। वो माइनस कर दें, पीछे 27 अरब डॉलर बचता है। तो आपने एक्सपोर्ट कहाँ की? वो फिगर तो आप बता ही नहीं रहे कि इस टेक्सटाइल को री एक्सपोर्ट करने के लिए 4 अरब का आपने इंपोर्ट भी तो किया था। वो 4 अरब आपके अपने किसान को नहीं मिलना चाहिए क्या? क्या हमारे लोग 2 वक्त की रोटी ना खाएं? क्या विलेज के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो ना मिले? तो हम इस बजट को एज फार एज बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, मगर किसानों के मामले में, कॉटन के मामले में, पॉलिसी के मामले में, इस सेल टैक्स के मामले में टोटल रिजेक्ट करते हैं। ये इस इंडस्ट्री के ऊपर जुल्म है, इस किसान के ऊपर जुल्म है। हम सब और काम कर लेंगे, हम सब खाते पीते पहले ही अपने कारोबारों को शिफ्ट करते जा रहे हैं। जब 1200 फैक्ट्रियों वाले या 1350 फैक्ट्री थी हमारे मुल्क में, रिकॉर्ड मुझे याद है 1350 का था। मेरी अपनी 7 फैक्ट्रियाँ थी जिनमें से मैं मजाक हंसता खेलता रहता हूँ कि 4 को मैंने कॉलोनी बना दिया। मेरे भी मजाक उड़ाते हैं, अब तेरी फैक्ट्रियाँ रहीं कहाँ, तेरी तो कॉलोनियाँ बन गई। तो कैसे बनी? मुझे खुशी से बनाई क्या? जब उसमें कॉटन नहीं आएगी, चलेगी नहीं, तो कॉलोनियाँ ही बनेंगी। और ऑप्शन क्या है? इस मुल्क में प्रॉपर्टी डीलर के अलावा दूसरा धंधा क्या है? हमारे माजत के साथ सबसे बड़ा इदारा भी, सबसे बड़ा बिजनेस तो प्रॉपर्टी का ही करता है ना। 400 भी नहीं, 400 पार्शल, एग्जैक्ट 250, 200 से 250 चल रही हूँ। तो मुझे ये बताइए कॉटन कहाँ गई? सर्वाइव नहीं कर रही। टैक्स चोरी पे सर्वाइवल है। जो सेल हुई है वो भी इस तरह नहीं सेल हुई कि मैंने सेल की, सुहेल ने ले ली, वो कबाड़ियों को सेल कर दी गई। मैंने 4 फैक्ट्रियों का कबाड़ भेजा है भाई। अब आप मुझे ये बताएं, ये एक मोबाइल फ़ोन है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। इफ़ इट इज़ मोबाइल फ़ोन, ये 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख का हो सकता है, 5 लाख का भी हो सकता है। मगर यही चीज़ अगर मैं कबाड़ में जाके बेचूँ तो ये पाइया के वज़न के साथ 150 रुपये में भी नहीं बिकेगा। इसी तरह हमारी मशीनें बिकी हैं। जो लिंट क्लीनर, जस्ट मैं एक एग्जांपल देता जाऊँ, मेरे वालिद ने 85 में एक लिंट क्लीनर अमेरिका से मंगवाया था 19 लाख रुपए का। आज भी उसकी इनवॉइस हमारे पास पड़ी हुई है। कंपनी का नाम अभी याद आ जाएगा, कौन सा, ग्लेनर समथिंग था। मैंने पिछले साल 5 लाख में बेचा है। 85 का 19 लाख की मालियत सोचें। 19 लाख में पूरी जिनिंग फैक्ट्री लगा करती थी 85 में। मुझे आज भी याद है, हमारी फैक्ट्रियां जो लगी थी ना, 18, 19, 20 लाख में पूरी फैक्ट्री लगा करती थी उस टाइम।